देखिए इंडियन ज्योग्राफी आपको देखिए यहाँ पर जिसका पार्ट 20 होगा। पार्ट 20 के अंतर्गत यहाँ पर अध्याय 11 आपको उद्योग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उद्योगों का विकास जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज बोलते हैं। औद्योगिक विकास देखिए औद्योगिक विकास आपको समाजार्थिक तथा मानव विकास का एक प्रमुख संकेत है। आधुनिक उद्योग से पहले भारत विश्व भर में अपने कुटीर घरेलू उद्योग के प्रसिद्ध था। भारतीय मलमल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मुस्लिन, भारतीय मलमल मुस्लिन रेशमी कपड़ों तथा कलात्मक मिट्टी के बर्तनों की मांग पूरे विश्व में थी। देखिए अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत के परंपरागत हस्तशिल्प का पतन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति के अंतर्गत भारत से कच्चा माल ब्रिटेन निर्यात किया जाता था तथा तैयार उत्पाद यूरोप से भारत में आयात किया जाता था। इस नीति के कारण 1854 से पहले भारत उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। 19वीं सदी के अंत तक 19वीं सदी के अंत तक भारत में उद्योगों के विकास की गति धीमी थी। भारत में औद्योगिक विकास 1854 के बाद शुरू हुआ जब अंग्रेजों द्वारा जब अंग्रेजों द्वारा देखिए यहाँ पर जब अंग्रेजों द्वारा कुछ कपास तथा जूट के कारखाने क्रमशः मुंबई तथा कोलकाता में स्थापित किए गए। कोलकाता में आपको स्थापित किए आधुनिक औद्योगिक चरण की शुरुआत आपको पोर्टोनोवा तमिलनाडु में पहले लो एवं इस्पात देखिए यहाँ पर क्या लो एवं इस्पात काट कोयला संयंत्र की स्थापना के साथ 1886 में कारखाना बंद कर दिया गया। पहला सूती वस्त्र का कारखाना आपको मुंबई में 1854 था। पहली जूट मिल कोलकाता के निकट आपको रिसरा में 1855 स्थापित की गई। सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार आपको 1870 के दशक में जब अमेरिका में गिरी चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले सूती मिलों की संख्या बढ़कर 275 हो गई। यद्यपि जूट उद्योग में हुई प्रगति संतोषजनक नहीं थी। देखिए यहाँ पर क्या लो एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत देरी से हुई। भारत में पहला लो एवं इस्पात का आधुनिक कारखाना बंगार आयरन वर्क्स लिमिटेड द्वारा कुल्टी में 1870 में स्थापित किया गया। कारखाना को सफलतापूर्वक नहीं चल सका, इसलिए 1881 में इसे बंद करना पड़ा। लो एवं इस्पात उद्योग का सही रूप में विकास 1908 में शुरू हुआ जब जमशेदपुर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। पहले कागज मिल की शुरुआत 1870 में कोलकाता के बेलीगंज सर्कुलर रोड में की गई थी। जो देखिए दो अन्य कागज मिली एक कोलकाता था, दूसरी लखनऊ 1879 उत्तर प्रदेश 1905 में शुरू की गई। 1870 में ऊनी कपड़ों की मिल के स्थान बंगलुरु कर्नाटक, धारीवाड़ 1881, पंजाब तथा कानपुर 1870 उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में उद्योगों का विकास तेज हो गया था। यह देश सूती एवं ऊनी वस्तुओं एवं शराब का एक मुख्य संभरक मतलब सप्लायर बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध भारत के उद्योगों के लिए एक संकट का समय था, क्योंकि इस युद्ध में भारत को भी शामिल होना पड़ा। इस युद्ध के बाद उत्पादन में गिरावट आई। इसका मुख्य कारण आपको औद्योगिक उत्पादन घटती मांग, पूंजी की कमी और राजनीतिक अस्थिरता, परिवहन में अड़चन तथा श्रमिकों की हड़ताल थी। 1947 को भारत के विभाजन के कारण जूट एवं सूती वस्त्र उद्योग को एक भारी धक्का लगा, क्योंकि जूट एवं उत्तम किस्म के कपास के उत्पादन क्षेत्र क्योंकि जूट एवं उत्तम किस्म के कपास के उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देशों में औद्योगिक उत्पादन घट गया। सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, लो एवं इस्पात तथा उपभोक्ता वस्तुओं उद्योग की स्थिति सबसे खराब थी। इसका मुख्य कारण कच्चे माल की अनुपलब्धता थी। आज़ादी के बाद ध्यान से क्या कि देखिए आज़ादी के बाद भारत सरकार को एक उपयुक्त औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1948 लाया गया। इस नीति के अंतर्गत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया। देखिए जिसमें आपको राज निजी क्षेत्र के उद्यम को साथ कार्य करने की अनुमति थी। वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते थे, उनके क्षेत्र निर्धारित थे। इस प्रस्ताव ने उद्योगों को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजित किया।
फिर देखिए आपको पंचवर्षीय, देखिए आपके पंचवर्षीय योजनाओं के, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास, देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान। देखिए भारत में औद्योगिक क्षेत्र का सही रूप में विकास पंचवर्षीय योजनाओं से आरंभ हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल कृषि विकास पर। इस योजना के अंतर्गत नए उद्योगों को स्थापित करने के बजाय वर्तमान उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। सूती, देखिए क्या सूती ऊनिता जूट वस्त्र सीमेंट कागज अखबारी कागज न्यूज प्रिंट चिकित्सा वनस्पति तेल चीनी रासायनिक तथा अभियांत्रिकी वस्तु तथा परिवहन उपकरणों के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। दूसरी पंचवर्षीय सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 देखिए इस योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों को स्थापित करने बल दिया गया। लो एवं इस्पात भारी इंजीनियरिंग लिग्नाइट परियोजना रासायनिक उर्वरकों के उद्योग पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान इस्पात संयंत्रों के विस्तार पर भी बल दिया गया, जैसे जमशेदपुर कुल्टी बर्नपुर तथा भद्रावती। तीन नए लो एवं इस्पात संयंत्र भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला स्थापित किए गए। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, हिंदुस्तान शॉप बिल्डिंग यार्ड विशाखापट्टनम, सिंधी फर्टिलाइजर फैक्ट्री तथा हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT बंगलौर का विस्तार किया गया। 1962 में चीन से युद्ध के कारण देश के अधिकांश भाग में वर्षा में कमी के कारण इस योजना के कई लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसको हम बोलते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान 1961-1966 देखिए यहाँ पर। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बुनियादी उद्योग जैसे लो एवं इस्पात जीवाश्म ईंधन विद्युत पावर एवं मशीन निर्माण के विस्तार पर जोर दिया गया। रांची मशीन टूल्स HMT तथा तीन अन्य HMT की इकाइयाँ स्थापित की गई। देखिए मशीन निर्माण, रेल इंजन तथा डिब्बों का निर्माण, पोत निर्माण, वायुयान निर्माण, रसायन दवा तथा उर्वरकों के उद्योग ने भी प्रगति की। चौथी पंचवर्षीय योजना देखिए यहाँ पर फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969-1974 देखिए 1966-1969 के बीच की अवधि वार्षिक योजनाओं की अवधि। इस अवधि के दौरान उद्योगों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया गया, जैसे चीनी कपास जूट वनस्पति धातु आधारित रासायनिक उद्योग। इस योजना के दौरान मिश्र धातु एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल टायर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं मशीन टूल्स ट्रैक्टर तथा विशेष इस्पात के क्षेत्र में प्रगति हुई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना फिफ्थ ईयर प्लान आपको फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974-1979 देखिए इस योजना का मुख्य बल इस्पात संयंत्रों निर्यात की वस्तु तथा वृत्त उपभोग की वस्तुओं पर था। सलेम, देखिए सलेम विजयनगर तथा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्रों को बढ़ाने पर बल दिया गया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से SAIL का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त तेल परिष्करण रासायनिक उर्वरक भारी इंजीनियरिंग उद्योग तथा दवाओं के निर्यात के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। फिर देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 6 5 ईयर प्लान देखिए और छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल उन वस्तुओं के उत्पादन पर था जिससे घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाया जा सके। देखिए इस उद्देश्य को पूरा करने के एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल विद्युत उपकरण थर्मोस्टेटिक इत्यादि उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। देखिए व्यावसायिक वाहनों दवाओं टीवी रिसीवर ऑटोमोबाइल सीमेंट कोयला जूट गैर लोह धातु वस्त्र तेल के डिब्बे चीनी इत्यादि उद्योगों में उत्पादन लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के 7th 5th ईयर प्लान देखें आपको क्या कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल आपको उच्च तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर था। औद्योगिक प्रकीर्णन स्वरोजगार स्थानीय संसाधनों को उपयुक्त प्रशिक्षण इस योजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते 8 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 1997 तक। लेकिन 1990 से 1995 के बीच की अवधि वार्षिक योजना की अवधि थी। 1991 में सरकार द्वारा शुरू की औद्योगिक नीति में एक बड़ा बदलाव आया था। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की उदारीकरण की नीति अपनाई गई। क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने तथा लघु क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने बल दिया गया। लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिए 9th 5th ईयर प्लान 1997-2002 देखिए यहाँ पर। लेकिन इस योजना का मुख्य बल आपको सीमेंट कोयला कच्चा तेल उपभोक्ता वस्तु आया इस्पात उत्पाद रिफाइंड आधारभूत संरचना पर था।
10वीं पंचवर्षीय योजना देखिए यहाँ पर 10th 5 ईयर प्लान 2002-2007 देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बल निम्नलिखित प्रथा प्रारंभिक आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी में सुधार निर्यात में वृद्धि। दूसरा आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा तीसरा संतुलित क्षेत्रीय विकास। आपको देखिए इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय असमानता को घटाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZS की नीति अपनाई गई। इसके अतिरिक्त आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड उद्योगों को प्रोत्साहित करने की विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मुख्य खाद्य पूंजीगत माल, अंतर्वर्ती वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुओं को प्रोत्साहित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखिए आपको 11th 5 ईयर प्लान 2017-2012 देखिए यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र विकास था, सभी के चौमुखी विकास पर बल देना टुवार्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सरकार को इस बात का भली भांति ज्ञान हुआ कि विकास का लाभ पूरी जनसंख्या नहीं पहुंच रहा था, इसलिए इस पंचवर्षीय योजना में विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंचाना है। दूसरे शब्दों में आपको समृद्धि का फायदा देश की आबादी की सभी श्रेणियों तक नहीं पहुंचा है। जैसे खासकर छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग विकास के लाभ से आज भी दूर हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास के लाभों को सभी वर्गों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। यह परियोजना आपको सामाजिक न्याय पर बल देती है। 11वीं पंचवर्षीय परियोजना इस तथ्य पर विशेष बल देती है कि इसमें एक ऐसी समृद्धि प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है जो तेजी से गरीबी हटाए, रोजगार का समर्थन करे और समाज के सभी तबकों का स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करे। फिर देखिए आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 और आपको नीति आयोग 12th 5th ईयर प्लान और 2012 नीति आयोग देखिए यह योजना 4 अक्टूबर 2012 को स्वीकृत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अधिक संयुक्त और जीवन धारण करने योग्य था। वृद्धि दर का लक्ष्य 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अंतिम पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई देखिए यह 31 मार्च 2012 को समाप्त हो गई। यह देखिए नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था, जो भारत के परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय संस्थान। इसने योजना आयोग का स्थान लिया। 3 वर्ष एजेंडा में इसे 7 भागों में पुनः विभाजित करना था। प्रत्येक भाग की आर्थिक वृद्धि के लिए विशेष कार्य योजना बनाना। देखिए इसका मुख्य प्रयास 2018-19 में राजकोषीय घाटा 3% तक कम करना था और राजस्व कोषीय घाटा 2019-20 में कुल GDP का 0.09% करना था। औद्योगिक नीति जिसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं, IP बोलते हैं। देखिए भारतीय सरकार द्वारा पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में की गई। इस नीति में दोनों सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को औद्योगिक विकास के शामिल किया गया और उद्योगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। विशिष्ट आज एकाधिकार या एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली, इसमें हथियार तथा गोला बारूद बनाने तथा परमाणु ऊर्जा देखिए परमाणु ऊर्जा उत्पादनता इस पर नियंत्रण रेलवे का स्वामित्व एवं प्रबंधन शामिल है। जून 2016 में भारत सरकार ने सैनिक उत्पादन उद्योग में 100% विदेशी मुद्रा निवेश की अनुमति दे दी। देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए नई इकाइयों के राज्य एकाधिकार स्टेट मोनोपोली फॉर न्यू यूनिट्स के इस वर्ग को कोयला एवं इस्पात, वायुयान निर्माण, पोत निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस उपकरण तथा खनिज तेल का उत्पादन शामिल है। इस वर्ग में नए उद्यमों की शुरुआत राज्य द्वारा ही की जा सकती है। जून 2016 में भारत सरकार ने वायुयान उद्योग में भी 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। राज्य विनियमन देखिए स्टेट रेगुलेशन देखिए इस वर्ग में मूलभूत महत्व के उद्योग शामिल है, जैसे मशीन टूल्स, रसायन उर्वरक, गैर धातु, रबर उत्पादन, सीमेंट, कागज, अखबारी कागज, ऑटोमोबाइल, विद्युत अभियांत्रिकी इत्यादि। इसलिए इसके लिए देखिए आप इनके लिए केंद्र सरकार योजना बनाता इन्हें विनियमित करना आवश्यक समझती है। देखिए अविनियमित निजी उद्यम देखिए आप अनरेगुलेटेड प्राइवेट एंटरप्राइज देखिए यहाँ पर देखिए आप इस वर्ग के उद्योगों को निजी क्षेत्र व्यक्तिगत लोन तथा सहकारी समितियों के खोल दिया गया। देखिए औद्योगिक नीति 1991 यहाँ पर देखिए क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को औद्योगिक नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया। ये देखिए इस नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक अनुकर्षण नियंत्रण से देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मुक्त करना और उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत, जिससे
देखिए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा। फिर देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियंत्रण को हटाना था। देश के उद्यमियों के एकाधिकारता प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट MRTP से मुक्त कराना था। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से नुकसान को कम करना था। 1991 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पढ़ा देखिए क्या कुछ विशेष उद्योगों सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, कोयला, परमाणु खनिज, सामरिकता पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योग को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। दूसरा अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश को 51% इक्विटी तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरा कि भारतीय निर्यातकों की मदद के लिए विदेशी व्यापार कंपनियों को प्रोत्साहन करना, विदेशी व्यापार कंपनियों को प्रोत्साहन करना। चौथा आपको क्या अधिक प्राथमिकता वाले उद्योगों के प्रौद्योगिकी समझौते के स्वतः अनुमति व्यवस्था। फिर के 5 एकाधिकारता प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में ढिलाई। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए आपको विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम देखिए आपको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट FERA का मंदन ताकि व्यापार घाटे पर रुपये का पूर्णतः विनिमय हो। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट। 8वां की घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बंद करना। 9वां देखिए शेयरों पर CCI संपत्ति कर को समाप्त करना। 10वां देखिए आपको क्या आयात शुल्क में सामान्य रूप से गिरावट। देखिए 11वां अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र अथवा आरक्षित क्षेत्र में काम कर सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यमों को दृढ़ता प्रदान करना। देखिए 12वां विशेष बोर्ड का गठन जो उद्योगों के विकास तथा तकनीक आयात हेतु बड़े निवेश के लिए विदेशी कंपनियों से बातचीत करें। फिर देखिए नई औद्योगिक नीति ने 12 वर्ष से पुरानी अस्थायी नीति को बदलना है। नई औद्योगिक नीति ने 27 वर्ष से पुरानी अस्थायी नीति को बदलना है। इसका उद्देश्य नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना और नियमों को घटाना है। इस नीति का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में रोजगार सृजन करना, विदेशी प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण और $100 बिलियन वार्षिक FDI को आकर्षित करना है। देखिए औद्योगिक वृद्धि की रुकावटें देखिए अपर्याप्त मौलिक सुविधाएं। दूसरा देखिए रुकावटी श्रम कानून। तीसरा जटिल व्यापार पर्यावरण। चौथा आपको क्या प्रौद्योगिकी का अंगीकार। 5वां क्या मंद या कम उत्पादकता। फिर 6वां व्यापार के चुनौतियां। 7वां क्या शोध और विकास के खर्च की अपर्याप्तता। देखिए अब की सूती वस्तु उद्योग देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि वस्त्र उद्योग में सूती, जूट, ऊनी, रेशम तथा कृत्रिम रेशे के वस्त्र के उद्योग शामिल है। भारत वस्त्रों के एक प्रमुख वस्तु उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको देखिए उत्पादक है वस्तु उद्योग अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण क्षेत्र। औद्योगिक उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान 14% 2015-16 तक। उत्पाद शुल्क 71 में 10%। औद्योगिक क्षेत्र के रोजगार में 18%। कुल निर्यात उपार्जन में 20%। सकल घरेलू उत्पाद में 4%। 2015-2016 में वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक, 5वां सबसे बड़ा कृत्रिम धागे उत्पादक है। भारत में विश्व के सबसे अधिक करके रूम्स तकले स्पिंडल्स है। भारत विश्व में द्वितीय सबसे बड़ा और $6.3 बिलियन का निर्यातक है। यह चीन थोड़ा ही पीछे है। भारत विश्व में आपको वस्तु का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसने 2016-17 में 345 लाख बेल्स कपास उत्पादक की थी। 345 लाख बेल्स कपास उत्पादन की थी और चीन का दूसरा बृहत्तम निर्यातक है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 AD के बीच भारत का वस्तु उत्पादन में एकाधिकार था। भारतीय सूती तथा रेशम के वस्तु के विश्व भर में मांग थी। भारत में ब्रिटिश का आगमन था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 1789 के बाद भारत उत्पादन को धक्का लगा। अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के बाद भारत से ब्रिटेन ने कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया था। ब्रिटेन से भारत तैयार उत्पाद के आयात को 1854 में मुंबई में CSD द्वारा सबसे पहली कपास मिल स्थापित की गई। 1870 में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ गई। देखिए यहाँ पर क्या जिसे सूती वस्त्र उद्योग में वृद्धि देखी गई। प्रथम विश्व
विश्व युद्ध से पहले भारत में कपड़ों की मिल की संख्या बढ़कर 271 हो गई। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में देखिए क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको वस्त्र उद्योग में और अधिक वृद्धि हुई। फिर 1947 में आपको सूती वस्त्र उद्योग को धक्का लगा, क्योंकि उच्च स्तर के कपास के क्षेत्र पाकिस्तान चले गए थे। फलस्वरूप देखिए आपको भारत को कपास अफ्रीकी देशों मिस्र से आयात करना पड़ा। भारत में अधिकांश कपड़े की मिली कपास की खेती और बल्कि भारत में अधिकांश कपड़े की मिली कपास की खेती वाले क्षेत्रों यानी तटवर्ती नगरों या शहरों में स्थित है। कपास वस्त्र उद्योग के निर्धारण को मुख्यतः निम्नलिखित कारक कपास वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण को मुख्यतः निम्नलिखित कारक प्रभावित करते। कच्चा माल, दूसरा बाजार की निकटता, तीसरा आर्द्र मौसम, चौथा पूंजी, पांचवा प्रशिक्षित कुशलता, सस्ता श्रम, छठा को परिवहन, सातवां को बंधक, आठवां को निर्यात सुविधा, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। देखिए सूती वस्त्र उद्योग में भी वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका 11.1 में दिखाया गया है। देखिए आपको भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास 1950 से 2018 के बीच में दिया गया। फिर आपको इसका आगे चलिए सूती मिलता फैक्ट्रियाँ देखिए विकास के शुरुआती चरण को सूती वस्त्र मुख्य उत्पादन मिलों में होता था। उदाहरण के आपको 1950 से 51 में 80% अधिक सूती वस्त्र उत्पादन मिलों फैक्ट्रियों से होता था, जो 2005 से 2006 में आज 2005-2006 मात्र लगभग आपको 10% है। 10% था। बिजली कर्गा क्षेत्र में देखिए बिजली कर्गा से उत्पादन रोजगार के अवसर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब की बिजली कर्गा पावर लूम्स देखिए विकेंद्रित बिजली कर्गा क्षेत्र ने देश के वस्तु की आवश्यकता को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिजली कर्गा उद्योग देश के कुल कपड़ों के उत्पादन में लगभग 83% योगदान करता है। देखिए हथकरघा हैंडलूम्स क्या होता है। देखिए हथकरघा हैंडलूम्स हथकरघा क्षेत्र का देश के कुल वस्तु उत्पादन में 12% से अधिक का योगदान है। देश के मुख्य कपास उत्पादन के क्षेत्रों को चित्र 11.1 में दर्शाया गया है। फिर देखिए आपको राज्य अनुसार आपको सूती वस्तु उत्पादन एवं वितरण देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन गुड्स स्टेट वाइज देखिए यहाँ पर। फिर 1980 से 2015 के बीच भारत में सूती वस्तु उत्पादन को चित्र 11.2 में दर्शाया गया। चित्र 11.2 में यह देखा जा सकता है कि देश में सूती वस्तु उत्पादन 1980-81 में मात्र 8 बिलियन टन था, जो 2015 में बढ़कर 30 बिलियन टन हो गया था। सूती वस्तु को देखिए सूती वस्तु का आपको राज्य अनुसार उत्पादन तथा वितरण तालिका 11.2 में दर्शाया गया है। तालिका 11.2 में यह देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र सूती वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद क्रमशः आपको गुजरात तथा तमिलनाडु का स्थान है। वर्ष 2011 में सूती धागे का उत्पादन 61.81 मिलियन वर्ग मीटर हो गया, जबकि 2005-06 में उत्पादन केवल 49.58 बिलियन वर्ग मील था। विश्व कपड़ा व्यापार में भारत की भागीदारी 7% है 2011-12 के अनुसार। कपास कुल ग्लोबीय रेशा उत्पादन का 25%। कपास लगभग 5.8 मिलियन कपास उत्पादक किसानों को जीर्णोद्धार है। देखिए जीवोद्धारक है। भारत विश्व कपास का बृहत्तम उत्पादक है, जो लगभग 105 लाख हेक्टेयर में विश्व की कुल 35% कपास उगाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया है कि आपको मैप है, उसके बाद इसमें आपको है कि देखिए भारत में राज्य सूती वस्तु उत्पादन 2017 के अनुसार कोई डाटा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आपको आगे हम देखिए इसमें आपको है देखिए आपको देखिए महाराष्ट्र की बात देखिए महाराष्ट्र सूती वस्तु के एक सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र सूती वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र में कपास मिलों के अधिक केंद्रीकरण के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार अपराध कच्चे माल उपलब्धता। महाराष्ट्र कपास एक प्रमुख उत्पादक है। दूसरा जलवायु अधिकांश कपास में मुंबई में स्थित है, जहाँ देखिए जहाँ जलवायु सुहावनी मिल्ड क्लाइमेट है। देखिए यहाँ वायु में अधिक आर्द्रता रहती है, जिसके कारण को सूती धागा प्राय टूटता नहीं है। देखिए मुंबई मिस्र सूडान तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों से नजदीक है। देखिए जहाँ से उत्तम स्तर का कच्चा माल कपास प्राप्त होता है। चौथा देखिए आपको श्रम देखिए राज्य में सस्ता और प्रशिक्षित श्रम उपलब्ध है। पाँचवा देखिए विद्युत राज्य में सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध है, बिजली का काटा जाना अधिक प्रायिक नहीं है। फिर देखिए छठा बाजार देखिए भारत विदेश में सूती उत्पादक बड़ा बाजार है। आपको बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह रेल तथा राजमार्गों द्वारा दूसरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है।
मुंबई का बंदरगाह आपको रेल तथा राजमार्गों द्वारा दूसरे प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए 8वां निवेश, देखिए इस उद्योग में निवेश की कमी नहीं है। 9वां देखिए क्या उद्यमी, देखिए मुंबई देश की वाणिज्यिक राजधानी तथा यहाँ ऐसे उद्यमियों की कमी नहीं है जो इस उद्योग में निवेश करना चाहते हैं। 10वां क्या, महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र उसकी राजधानी मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग पहले शुरू करने का श्रेय मिला है। देखिए आपको इस राज्य में 122 सूती वस्त्र के मिल कारखाने था। इसका योगदान देश के कुल वस्त्र उत्पादन में लगभग 49% है। देखिए अब मुंबई देश में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 63 मिल है। फिर देखिए मुंबई में कपास मिलों की अधिक संख्या के कारण से भारत का कॉटन पॉलिश कहा जाता है। देखिए सोलापुर महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा सूती कपड़े का उत्पादन केंद्र है। यह दक्षिण महाराष्ट्र के कपास की खेती वाले क्षेत्रों का नगर है। पुणे, नागपुर, जलगांव, अकोला, सांगली, मिराज, कोल्हापुर, कल्याण थाने सूती वस्त्रों का अन्य प्रमुख उत्पादक केंद्र है। गुजरात देखिए यहाँ पर क्या, गुजरात में 118 मिल है जो देश के कुल सूती वस्तु उत्पादन में 35% योगदान करते हैं। अहमदाबाद मुंबई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती कपड़े उत्पादन केंद्र है। इसके अतिरिक्त भावनगर, भरूच, कारी, केलोट, खंभात, नदियाड, राजकोट, सूरत, बड़ौदा तथा विरामगांव राज्य के अन्य प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है। तमिलनाडु के क्या, देश में सबसे अधिक कपास में तमिलनाडु में है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा सूती वस्तु उत्पादक है। इस राज्य में देखिए यहाँ पर इस राज्य में सबसे अधिक मिले कोयम्बटूर में है। जहाँ देखिए क्या कि सबसे अधिक मिले आपको कोयम्बटूर में आपको है, जहाँ 2000 से अधिक, जहाँ 200 से अधिक छोटे एवं बड़े कारखाने इस राज्य की मिले आकार में छोटी है। फिर देखिए आपकी यह राज्य देश के कुल सूत यार्न उत्पादन में 45% से योगदान करता है। देखिए चेन्नई, मदुरई, पेराम्बूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली तथा तूतीकोरिन राज्य के अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्रों का केंद्र है। इसके अतिरिक्त आपको सूती वस्त्र उद्योग आगरा, अलीगढ़, बरेली, इटावा, लखनऊ, मिर्जापुर, मोदीनगर, मोदीपुरम, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा वाराणसी में भी है। देखिए पश्चिम बंगाल, देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख सूती वस्त्रों का उत्पादन केंद्र। देखिए सूती वस्त्र उत्पादन आपको हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, पानीहार तथा सलामपुर में भी होता है। फिर देखिए इनके अतिरिक्त आपको राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, किशनगढ़, जयपुर, कोटा, पाली तथा उदयपुर। पंजाब में आपको क्या, पंजाब में देखिए आपको क्या, पंजाब, अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा, मध्य प्रदेश में भोपाल, देवास, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रतलाम तथा उज्जैन। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आपको पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, हैदराबाद, सिकंदराबाद तथा उदयगिरी। बिहार में गया, भागलपुर तथा पटना। हरियाणा में आपको भिवानी, रोहतक तथा हिसार। कर्नाटक में बेंगलुरु, बेलगाम, चेन्नापट्टनम, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, मंगलुरु तथा मैसूर तथा केरल में LMP, LLP, अलवार, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम तथा चित्तूर देश में सूती वस्त्रों को प्रमुख उत्पादन केंद्र है। भारत में सूती वस्त्र 3 प्रकार के क्षेत्रों में उत्पादित होते हैं। पराग के मिल, दूसरा आपको बिजली करगा, तीसरा आपको क्या हथकरघा। देखिए यहाँ पर क्या इसमें देखिए आपको वस्त्र के विभिन्न क्षेत्रों से हुए उत्पादन को तालिका 11.3 में आपको दर्शाया गया। फिर देखो 1990 के आप देखिए देखिए 1990 के दशक से पूरा आपको मुंबई में 1854 में पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। अहमदाबाद की पहली सूती मिल 1861 में स्थापित हुई थी। फिर 1901 से 2000 ईस्वी तक देखिए क्या मिलों की संख्या आपको 1961 में 178 से बढ़कर 1950 में 470 हो गई थी। 1999 में TUFS को स्थापित किया गया जो प्रौद्योगिकी के विकास के पूंजी का आसान पहुँच प्रदान करेगा। फिर देखिए TMC को कम उत्पादकता और बुनियादी ढांचे संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के बनाया गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या 2000 में NTB की स्थापना हुई जो वस्त्र और प्रधान उद्योगों के विकास हेतु थी।
देखिए 2000 से 2015 देखिए आपको देखिए SITP ने आवश्यक समर्थन के साथ कपड़ा इकाइयों को सुविधाजनक बनाने के लागू किया। देखिए MFA के बाद देखिए आप MFA के बाद सूत की कीमतों को वैश्विक कीमतों के साथ जोड़ा गया था। देखिए आसियान ASEAN देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि 1990 के दशक के बाद को मेक इन इंडिया देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 2018-19 के संघीय बजट में सरकार ने वस्तु उद्योग के लिए सरकार ने वस्तु उद्योग के लिए 148 करोड़ रुपये आवंटित किया था। 35-44 कार्यशील वस्त्र मिले। देखिए यहाँ पर क्या 2184 गैर लघु अस्थायी उद्योग थे। 2017-18 में 1360 लघु अस्थायी उद्योग शामिल है। फिर आपको आगे यहाँ पर जो आपको ये स्रोत जो आपको है वो आपको इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन से लिया गया है। आपके धागे के उत्पादन 2011 में आपको 4,712 मिलियन किलोग्राम से 2018 में 5,676 5,676 मिलियन किलोग्राम हो गया। यह 2.69% की वृद्धि है। भारत में कुल उत्पादन देखिए भारत में कुल उत्पादन 2018 में बढ़कर 6,651 मिलियन वर्ग मीटर हो गया। देखिए हम वस्तु के उत्पादन को लाख वर्ग किलोमीटर आपको लाख वर्ग मीटर आपको दिया गया। देखिए आपको लाख वर्ग मीटर में आपको देखिए इसका जरूरत है। शुल्क उत्पादन में आपको दिया गया उसका कोई जरूरत नहीं। आगे देखिए यहाँ पर ये आपको देखिए सूती वस्तु उद्योग की समस्या देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए इसमें देखिए सूती वस्तु उद्योग की कई समस्याओं का सामना कर इनमें से कुछ समस्या आपको निम्नलिखित है। इनमें से जो कुछ समस्या है वो आपको निम्नलिखित अपराध देखिए कच्चे माल का में देखिए भारतीय वस्तु उद्योग की बढ़ती मांग को देश के कपास उत्पादन क्षेत्रों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए बढ़ते घटते मूल्यों तक कच्चे माल की आपूर्ति की अनिश्चितता कारण उत्पादन कम होता है। फलस्वरूप देखिए उत्पादन कम होता है। फलस्वरूप देखिए क्या कि फलस्वरूप कपास मिस्र, केन्या, पेरू, तंजानिया, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात से आयात किया था। भारत में कपास उत्पादन बढ़ाने के रजत क्रांति सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है। पुरानी मशीनरी देखिए भारत में अधिकांश कपड़े के मिले पुरानी अपरिचित मशीनों का उपयोग करती। इस प्रकार भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा के दौर में पीछे रह जाता है क्योंकि वे अपनी मिलों में आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या अनियमित बिजली की आपूर्ति देखिए अधिकतर मिलों में विद्युत आपूर्ति अपर्याप्त और अनियमित है जिसका उत्पादन पर खराब असर पड़ता है। हड़ताल तथा तालाबंदी देखिए यहाँ पर क्या सूती वस्तु उद्योग में अक्सर हड़ताल तथा कभी कभी तालाबंदी कारण आपको वस्तु उत्पादन घट गया। विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा देखिए भारतीय सूती वस्त्रों को विश्व बाजार में विभिन्न देशों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर चीन, मिस्र, जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान से। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या अधिक उत्पाद शुल्क देखिए यहाँ पर क्या भारतीय वस्तु उद्योग को अधिक उत्पाद शुल्क का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण देखिए यहाँ पर क्या जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं को बेचने में समस्या आती है। देखिए कृत्रिम रेशे के साथ प्रतिस्पर्धा देखिए देश की गरीब जनता कृत्रिम रेशे से बने वस्तु का उपयोग करती है जो अधिक टिकाऊ तथा आकर्षक होता है। देखिए घाटे में चल रही मिलें देखिए भारत में 130 से अधिक मिलें घाटे में चल रही है। इन पुरानी मिलों का आधुनिकीकरण के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। देखिए जूट वस्तु उद्योग देखिए यहाँ पर क्या जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देखिए क्या देखिए भारत विश्व में जूट वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक था। निर्यात में दूसरे स्थान पर देखिए विश्व के कुल उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 35%। यह एक श्रम गहन आपको लेबर इंटेंसिव उद्योग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इस उद्योग को कृत्रिम रेशे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तथा इसका निर्यात घटता जा रहा है। भारत में पहली जूट मिल 1854 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में स्थापित की गई। इस उद्योग में 19वीं सदी के प्रवर्ती भाग में काफ़ी प्रगति की। अभी देखिए विश्व युद्ध के कारण इस उद्योग के उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी हुई लेकिन विभाजन 1947 के बाद 80% से जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए। वहीं 90% जूट मिले भारत में रह गई। वर्तमान भारत में मात्र 79 जूट मिले देखिए जिनमें अधिकांश 62 हुगली नदी किनारे स्थित है। खासकर कोलकाता के उत्तर में आंध्र प्रदेश में 7, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 3 तथा असम तथा ओडिशा, त्रिपुरा तथा छत्तीसगढ़ में एक जूट का मिल जूट का कारखाना देखिए बोरा, कैनवास, टेक्सिट, गलीच कंबल इत्यादि जूट के मुख्य उत्पाद है। देखिए भारत जूट के कारखाने की उत्पादन क्षमता 2.64 मिलियन टन प्रति वर्ष है। जूट उद्योग मुख्यतः कच्चे माल आधारित उद्योग है इसलिए अधिकतर जूट मिल देश के जूट उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में स्थित है। देश के कुल जूट उत्पादन का 85% पश्चिम बंगाल उत्पादित है।
पश्चिम बंगाल अधिक मात्रा में जूट मिले होने का कारण निम्नलिखित अपराध के पश्चिम बंगाल तथा निचले निचले अतः अपराध के पश्चिम बंगाल तथा निचले असम के जलवायु उत्पादन के उपयुक्त, इससे जूट मिलों को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। दूसरा कि पश्चिम बंगाल देश के सबसे घनी आबादी देश के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, इसलिए यहाँ सस्ती दर पर प्रशिक्षित मजदूर उपलब्ध है। तीसरा, हुगली नदी पर जल परिवहन की सुलभ व्यवस्था देखिए। चौथा, पश्चिम बंगाल के मिलों में आपको रानीगंज कोयला क्षेत्र से आसानी से कोयला प्राप्त किया जाता है। पाँचवें कि कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाहों द्वारा निर्यात की सुविधा देखिए। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त जूट मिले इलेरू, विशाखापट्टनम, गुंटूर तथा अनकोरे आंध्र प्रदेश, दरभंगा, गया, कटिहार तथा समस्तीपुर बिहार, कानपुर उत्तर प्रदेश तथा रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। हुगली क्षेत्र से बाहर की मिले आपको सामान्यतः सूर्याकार के जूट उत्पाद के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जूट से बनी वस्तुओं का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका 29% तथा रूस 25%, संयुक्त राज्य अमीरात 10%, ब्रिटेन तथा जर्मनी दोनों 2% को होता है। देखिए भारत जूट उत्पादों के अन्य प्रमुख आयातक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, रूस, क्यूबा, इंडोनेशिया, जापान, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, सूडान तथा थाईलैंड है। फिर देखिए यहाँ भारत विश्व में देखिए क्या कि भारत विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। देखिए यहाँ औसतन वर्ष में 80 लाख गांठ जूट उत्पादित होता है। उदाहरण सरकार जूट उत्पादन को भारत जूट निगम को MSP संचालन के द्वारा सहायता देती है। भारत सरकार जूट निगम से प्रत्यक्ष रूप से 6,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न जूट के बोरी खरीदती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि ई शासन की यहाँ पे देखिए एक मैप हुगली घाटी आपको दिखा क्या ई शासन की एक पहल के रूप में एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जूट सेकिंग सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट टूल बोरा आपूर्ति और प्रबंधन को 2016 में आपको लागू किया गया था। जो 2016 में जूट बोरा प्राप्ति के लिए आपको विभिन्न राज्य सरकार एजेंसियों की वार्षिक जूट बोरा मांग लगभग 27 से 30 लाख गांठ कुल जूट गुड्स उत्पादन 68% है, जिसका अनुमानित मूल्य 7,000 करोड़ रुपया था। देखिए जूट उद्योग की समस्या देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए भारत जूट उद्योग कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें प्रमुख अपराध कच्चे माल कमी। देखिए भारत जूट की और घरेलू उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने में आत्मनिर्भर नहीं है। इसे भारत में कच्चा माल बांग्लादेश, ब्राजील तथा फिलीपींस से आयात किया जाता है। कच्चे माल की आपूर्ति के सुनहरी क्रांति गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन की आवश्यकता है। अपरिचित मशीनरी कारण भी इस क्षेत्र में उत्पादन घट गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा यहाँ देखिए क्या देखिए भारत जूट उत्पादक निर्यात के क्षेत्र में ब्राजील, फिलीपींस, जापान तथा दक्षिण कोरिया से चुनौती का सामना कर रहा है। देखिए फिर अधिक मूल्य के कच्चे माल के यहाँ क्या देखिए कच्चे माल के अधिक मूल्यों के कारण जूट उत्पाद महंगे हो गए हैं। फलस्वरूप कई जूट मिले घाटे में चले। जूट उत्पादों की घटती मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जूट उत्पादों की मांग घटती जा रही है। हलता तथा तालाबंदी देखिए जूट मिलों में अक्सर हलता तथा तालाबंदी का नियमित कारोबार ठप पड़ जाता है। वैकल्पिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा देखिए जूट उद्योग वर्तमान में आपको सिंथेटिक कृत्रिम उत्पादों से कई प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। फिर आपको देखिए यहाँ पर आगे कहा गया ऊनी, देखिए यहाँ पर क्या ऊनी इसमें जो आपको कहा गया देखिए ऊनी वस्तु देखिए उलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पर क्या ऊनी वस्तु उद्योग भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। प्राचीन मध्यकाल में ऊनी वस्तु का उत्पादन कुटीर उद्योगों द्वारा होता था। देखिए आधुनिक ऊनी वस्तु उद्योग का शुरुआत कानपुर 1876 में लाल इमली की स्थापना के साथ हुई। इसके बाद पंजाब में धारीवाड़ की स्थापना हुई 1881। ऊनी वस्तुओं के मिलों का स्थापना मुंबई 1882 तथा बंगलुरु में 1886 में की गई। स्वतंत्रता बाद आपको ऊनी वस्तु उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति। वर्तमान देश में आपको 625 बड़े तथा छोटे ऊनी वस्त्रों के कारखाने हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश संकेंद्रित है। ऊनी वस्त्र उत्पादित करने वाले अन्य राज्य है जम्मू देखिए गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल। फिर देखिए पंजाब में 260 लघु तथा बड़ी मिलें जो मुख्य रूप से आपको अमृतसर, धारीवाड़, खराल तथा लुधियाना में स्थित है। महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे अधिक 45 ऊनी कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हैं। उत्तर प्रदेश ऊनी वस्त्रों की फैक्ट्रियाँ कानपुर, आगरा, मिर्जापुर, मोदीनगर देखिए शाहजहाँपुर तथा वाराणसी में स्थित है। देखिए गुजरात में ऊनी वस्तु उत्पादन केंद्र है अहमदाबाद, जामनगर, करोता, बड़ौदा। हरियाणा में आपको बहादुरगढ़, फरीदाबाद देखिए गुड़गांव तथा पानीपत ऊनी वस्तु उत्पादन केंद्र है। देखिए राजस्थान को अरवल, बियावर, बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, सीकर तथा नागौर ऊनी वस्तु के मुख्य उत्पादन केंद्र है। बेंगलुरु, कोलकाता, हावड़ा, श्रीनगर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, चेन्नई अन्य ऊनी वस्तु केंद्र। ऊनी वस्तु उद्योग 27 लाख लोगों को रोजगार देता है। उत्तम
उत्तम किस्म की ऊन ऊन के उत्पादन भारत लगभग आत्मनिर्भर देश है। यद्यपि उत्तम किस्म की ऊन का आयात आपको ऑस्ट्रेलिया से भी किया है। तो देखिए ऊन से निर्मित निर्यात की मुख्य वस्तु आपको कंबल, टोपी, कालीन, कार्डिगन, जैकेट, दरी, गब्बा, होजरी, जर्सी, मफलर, नर्मदा, फुलोवर, शॉल, चादर तथा मोजे। इन वस्तुओं की निर्यात आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, दक्षिण पश्चिम एशिया तथा अफ्रीकी देशों से को किया जाता है। देखिए उन्हीं वस्तु उद्योग की समस्या देखिए उन्हीं वस्तु उद्योग के समक्ष निम्नलिखित समस्या पर कच्चे माल की कमी, गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से। दूसरा देखिए अपरिचित पुरानी मशीनरी। तीसरा देखिए अधिक विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा। चौथा आपको क्या कृत्रिम रेशे के साथ प्रतिस्पर्धा। पांचवा क्या बिजली की कमी। छठा क्या निम्न स्तर की वस्तु देखिए। सातवां क्या बाजार की कमी। आठवां क्या मजदूरों द्वारा हड़ताल। फिर आपको देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर कहा गया, देखिए आपको रेशम की बात आपको यहाँ पर की गई है। तो देखिए आपको क्या कि रेशम की जो बात आपके यहाँ पर की उसको देखिए यहाँ पर क्या सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर देखिए रेशम उत्पादन में विश्व इसको हम दोबारा रेशम उत्पादन हम अगले वीडियो में देख लेंगे।